नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सेना की प्रतिबंधित वर्दी का कपड़ा बेचने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रायवाला के दुकानदार बजरंग सिंह राठौर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दून पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है, जिसमें सेना की वर्दी बेचने पर एक दुकानदार पर, जिसका नाम बजरंग सिंह राठौर है, मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दून पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। 2022 में किया था डिजिटल डिस्पेक्टिव पैटर्न वाली वर्दी का अनावरण। सेना ने सार्वजनिक बेचने पर इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस वर्दी को बेचा जा रहा था, जिस पर कार्रवाई देखने को मिली है। सेना की प्रतिबंधित वर्दी बेचने पर दुकानदार बजरंग सिंह राठौर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दून पुलिस का यह चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसमें एक दुकान पर कार्रवाई की गई है, दुकान के मालिक पर कार्रवाई की गई है। सेना ने सार्वजनिक बेचने पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन सेना की प्रतिबंधित वर्दी का कपड़ा बेचने पर रायवाला के एक दुकानदार बजरंग सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दून पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसमें अलग अलग खुलासे हो रहे हैं और अब एक और कार्रवाई देखने को मिली, जहां सेना ने सार्वजनिक बेचने पर जिस वर्दी पर प्रतिबंध लगाया था वो रायवाला में बिक रही थी, जिसके बाद रायवाला के दुकानदार बजरंग सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक शिव नगरी लाखामंडल पहुंचे, जहां स्थानीय नेताओं और लोगों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। सीएम धामी लाखामंडल के सेरा ग्राउंड से सीधे मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, जिसके बाद सीएम धामी ने जनसभा स्थल पर पहुंचकर जनता को भी संबोधित किया। हमारे नौजवान युवाओं ने बहुत सारे नारे लगाए, उनका जोश देखते ही बनता था। तो और मेरे बड़े बुजुर्गों ने, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सबको पता है, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। और मैं अभी 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया साथियों के साथ चर्चा कर रहा था, तब मैंने उनसे कहा कि एक बार आप लोग देखिएगा कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में कौन से ऐसे निर्णय हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे नवाचार हैं, कौन से ऐसे विकास के रास्ते हैं जिनके बारे में पहली बार निर्णय हुआ है। राज्य बनने के बाद पहली बार जो निर्णय हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय, जैसे आप सबको पता है, हमने राज्य के अंदर नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले, उसके लिए हमने नकल का कानून बनाया और पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक युवा नौजवान भाइयों बहनों को अभी तक तो हमारे नौजवान युवाओं को, हमारे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, सबको आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी पर आने का अवसर मिल रहा है। और ये 26,500, अगर मैं नियुक्तियों के बारे में कहूँ तो उत्तराखंड बन जाने से लेकर सभी सरकारों को मिलाकर ये 4.5 वर्षों में 2/3 से भी अधिक है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भर्तियों का कालखंड आप कह सकते हैं। समान नागरिक संहिता का कानून जो भारत के संविधान में था, हमने सबसे पहले लागू किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। धर्मांतरण रोकने के लिए, जिसकी एक समस्या आज उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को रोकने के लिए हमने यहाँ पर कड़ा धर्मांतरण का कानून बनाया है। दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है। और अभी हमने शिक्षा में सुधार के लिए एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को राज्य के अंदर समाप्त करने का निर्णय लिया है कि आप राज्य के अंदर
वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिन मदरसों में राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आप सबको पता है, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश के पहले नंबर का राज्य बन गया पूरे इंडेक्स में भारत के। गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर आधारित पुस्तक धर्म रक्षक गुरु तेग बहादुर का विमोचन भी किया गया। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। आज संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर में 2 दिन की गोष्ठी हुई, राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसके अंदर में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश, उससे पूरा राष्ट्र क्या सीखता है, मानवता क्या सीखती है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से रिसर्च और शोध किया। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी गई है उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के ऊपर में, और उनसे हम क्या सबक सीखें। और ये विश्वविद्यालय ने तीसरी किताब, पहला गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर में, दूसरा 4 साहिबजादों के ऊपर में, और आज गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी दिवस है, इससे हमको, पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को, हम सबको सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से अत्याचार, जुल्म, किस प्रकार से हम धर्म स्वतंत्रता उसके लिए और अपने राष्ट्र के लिए और कमजोर उनके लिए किस प्रकार अपने बलिदान देनी चाहिए। गुरु सिख परंपरा में जो नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया है। हम लोगों ने जो मनाया है वो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जो द्विदिवसीय 2 दिन के अंदर थी, और उसका विषय रहा सिख गुरु परंपरा में धर्म, समाज और राष्ट्र की अवधारणा। कि गुरु सिख परंपरा में राष्ट्र के विषय में क्या चिंतन है, धर्म के विषय में क्या चिंतन है, और समाज की उन्नति के लिए क्या सोच है उनकी, उस पर विमर्श हमने प्रस्तुत किया है। लगभग 25 से 30 के आसपास पेपर प्रस्तुत किए गए। 50 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से कई स्थानों से वो आए हैं। और इतिहास परिषद जो भारत सरकार की है, उसने इसको फंडिंग की है 3 लाख रुपए की जो है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी जो चेयरमैन थे वो कल थे उद्घाटन में जो है। और इसका आधार भाषण प्रोफेसर जगबीर सिंह जो 90 वर्ष के आसपास की आयु के थे, और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं, बहुत अच्छा उनका उद्बोधन था। और आज समापन सत्र जो है माननीय गवर्नर साहब के हाथों हुआ। जिन परिस्थितियों में नए नए नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा परिवार, एक ऐसे गुरु, ऐसे बच्चे, ऐसे साहबजादे, कीड़े मकोड़ों को भी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन उन्होंने तो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। और ये उनकी शहादत किसी सियासत के लिए नहीं थी, किसी रियासत पाने के लिए नहीं थी, बल्कि देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए उनकी ये बलिदान था। दूसरी बात, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। लोग जब अपने लिए जीते हैं तो उनका मरण होता है, जब लोग समाज के लिए जीते हैं, सबके लिए जीते हैं, तो उनका स्मरण होता है। इसलिए आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। सिख धर्म समरसता का प्रतीक है, सिख धर्म सेवा सिमरन का प्रतीक है। सिख धर्म में जो पंगत और संगत, ये दोनों बड़े अद्भुत हैं। मुझे लगता है सिख धर्म ने जो बलिदान का पाठ पढ़ाया है, मुझे लगता है आज की पीढ़ी को,
आगे आकर ये सीखने की आवश्यकता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस भविष्य में और भी बड़े अंतर्कलह से जूझेगी, क्योंकि अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। आगे उन्होंने कहा कि हरीश रावत किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, प्रीतम सिंह की ओर से कौन मुख्यमंत्री होगा, ये वही यशपाल आर्य की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विवाद है जो सुलझाया नहीं जा सकता है। हो सकती है, अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। हरेक सिंह जी के लिए तो मैदान खाली पड़ा है ना, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनके शुभचिंतक ज्यादा हैं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी में शुरू ये होगी इन 5 में से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हरीश रावत जी किसको मुख्यमंत्री मानेंगे, प्रीतम सिंह जी किसको मानेंगे, यशपाल आर्य जी किसको मानेंगे। अभी तो बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर प्रहार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत की बहू भले ही बीजेपी में सहज और सक्रिय है, लेकिन हरक सिंह खुद किस दिशा में कब रुख बदल ले इसका किसी को भरोसा नहीं। जोशी ने कांग्रेस द्वारा हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक स्थिरता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह निभा पाते हैं। ने सबसे बड़ी बात कह दी कि जब उनकी बहू ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को एडजस्ट कर रही है, अपने आप को कंफर्टेबल मान रही है, तो 2027 आते आते हरक सिंह जी कहाँ रहेंगे यही पता नहीं अभी तक। क्या करेंगे, किस दल में जाएंगे, वहां भी उनको कौन सा बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे, कितना मैनेजमेंट कर पाएंगे ये समय बताएगा। देहरादून में फर्जी पहचान के आधार पर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक के मामले में पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में बांग्लादेश के कई दस्तावेज मिले हैं जिससे उनकी पहचान साफ होती है। उन्होंने बताया कि आरोपी कुछ साल पहले जिस महिला के साथ रह रहा था उसे बांग्लादेश ले गया था, वहां महिला का नाम बदलकर निकाह कराया गया और फिर दोनों देहरादून लौटकर फर्जी आईडी बनवाकर रह रहे थे। एसएसपी का कहना है कि मामला अभी जांच में है और जो भी दस्तावेज कई एजेंसियों से मिल रहे हैं उन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई पूरी तरह जांच के आधार पर होगी। अगर जरूरत पड़ी तो केस में और धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। देखिए, बांग्लादेशी जो यहाँ पर चोरी छिपे यहाँ देहरादून में आकर निवासरत थे, उसमें एक ऑपरेशन कालिमी के तहत भी काफ़ी सारी कार्रवाई हुई और इसी कार्रवाई में जो है एक बांग्लादेशी व्यक्ति जो एक महिला के साथ यहाँ पर निवासरत था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। चूँकि पूछताछ में उसके वहाँ के बहुत सारे दस्तावेज बांग्लादेश के प्राप्त हुए थे और डिफरेंट एजेंसी से जब कॉन्टेक्ट किया गया तो ये भी जानकारी में आया कि कुछ वर्ष पूर्व वो महिला को लेकर बांग्लादेश भी गया था और वहाँ पर उसका नाम एक मुस्लिम महिला के नाम से चेंज कराकर उसके साथ निकाहनामा भी किया गया था और इसके उपरांत कुछ समय उपरांत वो देहरादून में आकर फेक आईडी के माध्यम से यहाँ पर रह रहा था। चूँकि इसमें जो हमारे पास दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो बांग्लादेश से, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति द्वारा जो बांग्लादेश से आया था जिसकी फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी और कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश लगा कि उसका धर्म चेंज करके दूसरे नाम से उससे निकाह भी किया गया और फिर वापस इंडिया में आकर यहाँ पर निवासरत था। चूँकि सारा कुछ बेटर इन्वेस्टिगेशन के तहत अंदर चल रहा है, जो भी दस्तावेज हमें विभिन्न एजेंसी से या अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन शामिल किया जा रहा है जिससे कि केस की आगे मजबूत पैरवी भी की जा सके और साथ ही साथ जो धाराएं इसमें उसमें धाराओं को भी परीक्षण करके इसमें आगे धर्मांतरण की अगर लगता है कि धाराओं का वृद्धि की जानी आवश्यक होगी तो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने एचएनएन से बातचीत में उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी, ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े गए बांग्लादेशियों, फर्जी प्रमाण पत्रों से हो रही भर्ती, पीएम के योग ध्यान केंद्र विजन और कांग्रेस की आंतरिक कलह पर बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ कर बसावट बनाने और राशन वोटर कार्ड हासिल करने वाली ताकतों पर धामी सरकार ने 2 सालों में कड़े कानून बनाकर प्रहार किया है।
जिससे देवभूमि की डेमोग्राफी को चुनौती देने वालों को साफ संदेश मिला है। शिक्षा विभाग में 51 फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों से जुड़े भर्ती प्रकरण पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दस्तावेज सत्यापन को और कठोर बनाने का सबक देती है। पीएम की ओर से उत्तराखंड को वैश्विक योग और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा पर गैरोला ने कहा कि सरकार विस्तृत ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश दुनिया भर के पर्यटकों का आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद। सर, जिस तरह से देखा जाए कि डेमोग्राफी की बात होती है उत्तराखंड को लेकर कि इसकी चेंजिंग हो रही है और हाल ही में जो है कालनेमी ऑपरेशन के तहत बांग्लादेशी भी गिरफ्तार हुए हैं, आप कैसे देखते हैं कि इस तरह की तस्वीरें फिर भी सामने आ रही है और लगातार जो है इस तरह के लोग जो है पकड़ दकड़ में आ रहे हैं सामने? नहीं, उत्तराखंड के इस शांत क्षेत्र को हम देवभूमि के नाम से भी कहते हैं और देवभूमि के देवत्व को बचाने के लिए जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कहीं पर अनावश्यक राजस्व भूमि का, वन भूमि का अतिक्रमण करके वहाँ पर बसावट की योजना बनाई जाती है। इसी प्रकार से रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, तमाम तरह के घुसपैठिए जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट का सबब बना हुआ है, वो यहाँ आकर अपनी बसावट करके फिर अपना राशन कार्ड बना के फिर वोटर बनाकर इस तरह से चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उस दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़े नियम बनाए, कड़े कानून बनाए और उन नियमों को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ कि देवभूमि की डेमोग्राफी को चैलेंज करने वाले जो भी ताकतें हैं, उनको उसका करारा जवाब भी मिला है और उनका समाधान भी हुआ है। लेकिन सर, डेमोग्राफी चेंज की जब बात सरकार करती है तब जो है विपक्ष के लोग, खास तौर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि डेमोग्राफी अगर चेंज हो रही है तो 10 साल से सरकार आप लोगों की है, उसके बावजूद अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो आपको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। नहीं, अब दिक्कत क्या है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं और जो इस प्रकार की बसावट का समर्थन करती हैं। समर्थन ही नहीं करती बल्कि उनको बसाने के, उनको आइडेंटिटी देने के, उनको सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के रास्ते बनाने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, करते भी हैं। अब वही हमारे सामने यह चैलेंज है कि इस तरह की जो भी ताकतें हैं जो इस देश से बाहर के लोगों को यहाँ पर इस शांत प्रदेश में यहाँ की बसावट को के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनके लिए पूरी तरह से कड़ा कानून बनाया जाए। और मुझे लगता है कि हरीश रावत जी की इस बात पे कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ इस सब डेमोग्राफी के लिए चैलेंज करने वाले लोगों को हमेशा कड़ा जवाब भी दिया है और कड़ी कार्रवाई भी की है। गलत प्रपत्रों के माध्यम से चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे वोटर आईडी की बात हो, इस तरह के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। और हाल ही में एक प्रकरण आया है सामने जिसमें शिक्षक विभाग में अगर देखा जाए तो 51 लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने दिव्यांग के उस पर प्रमाण पत्र बनाए। कैसे देखते हैं कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? इस तरह की बातें, इस तरह की घटनाएं हमको यह भी सबक देती हैं कि आने वाले समय में जब भी इस प्रकार की भर्तियां हों तो हम, चाहे प्रमाण पत्रों की जांच का विषय हो, चाहे व्यक्ति के पूरी जांच का विषय हो, उसको और कड़ाई से उन नियमों का पालन करते हुए जो उसमें पात्र लोग हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र नगर क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर 80 से 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 महिलाएं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 13 घायलों को सुमन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया। बताया गया कि 28 यात्री मां कुंजापुरी के दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर दुख जताया है।
ये दयानंद आश्रम में कुछ लोग अपना यहाँ पे कैंप के लिए आए थे और 2 बसेस जो हैं वो दयानंद आश्रम से लगभग 40 पैसेंजर्स को लेके कुंजापुरी दर्शन के लिए आई थी। दर्शन उपरांत कुछ लोग बस में थे, कुछ लोग फ़ोटो के लिए और कुछ लोग इधर उधर थे। तो बस का ब्रेक फेल हुआ जैसे उसने स्टार्ट किया और वो तुरंत वहाँ पे जाके क्रैश बैरियर से टकराते हुए खाई में गिर गई। एक अच्छी चीज़ थी कि क्रैश बैरियर क्योंकि था तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए, बट गया तो वहाँ पे स्थानीय लोगों और जो भी फिर प्रशासन की टीम पहुंची, सब लोगों ने मिलजुल के लोगों को रेस्क्यू करा। 5 कैजुअल्टीज़ हमें कंफर्म हुई हैं, बाकी 13 लोग अभी एसडीएच नरेंद्र नगर में हैं और 4 लोग एम्स ऋषिकेश को रेफ़र कर दिए गए हैं और उनका उपचार चल रहा है। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनके साथ के भी जो परिजन हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और एक बार को हमने ART को भी मौके पे भेज दिया ताकि पूरा कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो है पता चल जाए, गाड़ी के सब जो भी चेक करना है वो कर लें और इसी तरीके से हम लोग जल्द से जल्द उपचार कर रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना घटी है। आज विभिन्न प्रांतों के लोग जो रात को ये परमार्थ निकेतन में रुके थे और सुबह माँ कुंजापुरी के दर्शन करने के लिए ये 30 की 35 श्रद्धालु जो है 2 बसों से सवार होकर जो है माँ कुंजापुरी के दर्शन करने आए थे और दर्शन करने के बाद जो है एक बस वो बेकाबू हुई, क्या हुई अभी पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन वो गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिससे 13 लोगों को तो अभी यहाँ सुमन चिकित्सालय नयन नगर में लाया गया है और इसमें जो 4-5 गंभीर घायल थे उनको हायर सेंटर जो है रेफ़र कर दिया गया है और बेहद दुखी मन से हमको सूचना ये भी मिली है कि इसमें जो है 4 महिलाएं और 1 पुरुष जो है उनकी मृत्यु हो गई है और इस घटना की हम लोग प्रत्यक्षदर्शी जो हैं जिन्होंने बताया है कि जो है कम से कम 100 मीटर या 150 मीटर जो है गहरी खाई में जो है वो बस गिरी है। भगवान जो है उन दिवंगत आत्माओं को जो है अपने श्री चरणों में शांति दे और हम लोग जो घायल जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, गुजरात का है, कोई पुणे का है, कोई दिल्ली का है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। स्टाफ सड़क का निर्माण कार्य BRO से कराए जाने की मांग को लेकर देवाल विकास खंड सभागार में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कहा कि बीते कई दशकों से सड़क के रख रखाव का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास है और सड़क की स्थिति आज भी बदहाल है। लोगों ने सड़क का निर्माण कार्य का जिम्मा BRO को देने की मांग की है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री समेत DM को भी ज्ञापन दिया है। देखिए, सर्वज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आवेदन रक्षा मंत्री जी को जो गया है कि मुझे यह सड़क परमानेंट काम करने के लिए राज्य सरकार को दी जाए। इसी संबंध में सब लोगों का एक ही चीज़ मानना है कि इसको अविलंब जो है अपना DGVR BRO को ट्रांसफ़र करा जाए। यदि ये नहीं होता तो इसकी तो 9 दिसंबर से सभी ने डेट निकाल दी है। इसके बाद धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू होंगे। तो निसंदेह हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं और केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि दोनों जो है आपस में इसको देखें और पब्लिक को सहयोग करें और जनता के हिसाब से इसमें अपनी कार्यरेखा तैयार करें। नहीं तो जनता आंदोलन के राह पर आ चुकी है और हम निवेदन करते हैं पुनः कि तुरंत इसको BRO को ट्रांसफर की जाए। ग्वालदम वाण तपोवन मोटर मार्ग के निर्माण और ग्वालदम ननकेसरी वाण मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग से BRO को हस्तांतरित करने के संबंध में आज की सर्वदलीय बैठक में प्रत्येक गांव से सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया, बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और सबका एक स्वर में कहना था कि इस रोड को BRO को हस्तांतरित किया जाए। न करने की दशा में शीघ्र आंदोलन किया जाएगा। सर्व समिति से एक संयोजक मंडल बनाया गया जिसमें विभिन्न दलों के और व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन सबको साथ लेकर जो है सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर संयोजक मंडल बनाया गया है और ये तय किया गया है कि अगर सरकार ने 8 दिसंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी तो 9 दिसंबर से एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा अनिश्चितकालीन। और इसलिए आज सर्व समिति से उससे पूर्व हम जिलाधिकारी से ज्ञापन देंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सांसद महोदय तमाम लोगों को हम ज्ञापन प्रेषित करेंगे। अगर तब भी वो लोग नहीं मानेंगे तो आगामी 9 दिसंबर से एक व्यापक आंदोलन जो है पूरे क्षेत्र में छेड़ा जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।